सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से प्रतिभा शर्मा। आज भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। टुडे वी लर्न अबाउट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। वी नो बेसिकली देर आर टू मूवमेंट्स, that is the daily movement and the yearly movement. But before beginning with the movements, let's have a look about the opinion of ancient people, ancient scholars. तो हम ये जाने कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक तो घूर्णन और एक परिक्रमण। तो इनके विषय में हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन इससे पूर्व हम इस बात पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे कि पृथ्वी की गति को लेकर के क्या धारणाएं थी। In ancient times, it was strongly believed that Earth was center of the universe and various heavenly bodies revolved around it. This concept was much supported by the Greek philosophers. तो जो ग्रीक यूनान के जो दर्शन शास्त्री थे, उनका विशेषकर ये मत था और प्राचीन काल में लोगों का ये मत था कि पृथ्वी जो थी वो ब्रह्मांड के मध्य में अपनी स्थिति धारण किए हुए थी और सूर्य के साथ साथ सारे के सारे आकाशीय पिंड उसके चारों ओर परिक्रमण कर रहे थे। फिर एरिस्टार्चस इन 280 BC ओपिनियन, उनका ओपिनियन के विषय में जानते हैं। एरिस्टार्चस के द अर्थ मूव्ड अराउंड द सन, उनका ये कहना था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन इनकी बात पर भी विशेष कुठाराघात हुआ और बहुत ज़्यादा उसकी भर्त्सना की गई, उसकी आलोचना की गई। सो इट वॉज स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड, दिस ओपिनियन वॉज क्रिटिसाइज्ड। कॉपरनिकस in 1543 AD suggested sun to be at the center of the universe and planets, और कॉपरनिकस ने भी ये सुझाव दिया था कि सूर्य जो था वो ब्रह्मांड के और सारे ग्रहों के मध्य में स्थित था, जो कि 1543 ईसा पश्चात ये बताया गया कॉपरनिकस महोदय के द्वारा। इन 1571 till 1630 केपलर and Newton, they both of them, they stated that the earth moved around the sun like other planets. और 1571 से लेकर के 1630 ईस्वी में जो केपलर और न्यूटन महोदय थे, इन दोनों ने इस तथ्य को बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है जिस प्रकार से अन्य ग्रह करते हैं। So this is a universal fact that the earth is not static. It has been observed with two types of movements. और ये तो एक शाश्वत सत्य है, यथार्थ है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो निरंतर उसमें गति का अवलोकन का निरीक्षण किया गया और ये पाया कि पृथ्वी जो है दो प्रकार के गतियाँ उसमें पाई गई। First one, diurnal movement, one complete rotation on its own axis, so called rotation. तो पहली वाली थी दैनिक गति। अब इसमें पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर परिक्रमण करती है और परिभ्रमण करती है, जिसे कि परिभ्रमण या घूर्णन के नाम से जाना जाता है। दूसरी है yearly movement, and the other one is the yearly movement. While rotating on its own axis, it completes one revolution around the sun, so called this movement is known as revolution. और दूसरी है वार्षिक गति। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है तो धुरी पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा भी लगाती है, इस गति को परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, आज की हमारी जो चर्चा रहेगी वो दैनिक गति के विषय में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो जो दैनिक गति है उससे संबंधित तथ्य क्या क्या हैं, इनका पहले अवलोकन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक अबाउट द फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द डेली और द डायरनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दैट इज रोटेशन। अब इनको बिंदुगत किया हुआ है इस स्लाइड में। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब हम डायरनल मूवमेंट दैनिक गति की बात कर रहे हैं तो इससे संबंधित तथ्य ये हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। द मूवमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये जो गति है इसकी, ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में है। ऑफन कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट,
और इसको जो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में इस गति के लिए कहा जाता है कि जो गति है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में देखी गई है, निरीक्षण किया गया इसका। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल। और ये जो अक्ष की जो बात हमने की कि अपने अक्ष पर अपनी धुर्री पर पृथ्वी जो घूम रही है, घूर्णन कर रही है, तो ये अक्ष वास्तविकता में क्या है, ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य से गुजरती हुई मानी गई है। और ये मतलब दोनों ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का स्पर्श करती हुई काल्पनिक रेखा है। दिस स्पिनिंग और रोटेशन इज डन इन 24 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और ये जो घूर्णन है अपनी धुरी पर, यह माना जाता है कि लगभग 24 घंटों में ये एक घूर्णन पूर्ण होता है। while precisely the duration of this rotation is 23 hours 56 minutes and 44 seconds। तो ये जो घूर्णन जो है इसकी वास्तविक जो आकलन किया गया है इसकी अवधि का, वो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड की अवधि। द अर्थ in any movement remains tilted at an angle of 66.5 degree from the orbital plane, while at an angle of 23.5 degree from the axial plane। अब कि ये पृथ्वी जो घूर्णन कर रही है ये वास्तव में इसका एक कोण पर झुकाव लिए हुए है। अब इस झुकाव का जो आकलन यदि किया जाए, हमने जो बात कही अक्ष के बारे में कि काल्पनिक रेखा है दोनों ध्रुवों का स्पर्श करने वाली जो मध्य से गुजर रही है, और एक ये कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, उसको बोलते हैं कक्षा तल। जिस पथ के सहारे वो परिक्रमण करती है वो कक्षा तल है, और धुर्री का जो है वह अक्षतल कहलाता है। अब हम पृथ्वी के झुकाव की जो बात कर रहे हैं, इसमें घूर्णन करते हुए जो इसका झुकाव है, यदि अक्ष तल से इसका आकलन किया जाए तो ये जो कोण है पृथ्वी का 23.5 डिग्री का झुकाव है, उस झुकाव पर इसका कोण बना हुआ है। और यदि कक्षा तल से, जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, वहां से अगर इसके झुकाव का कोण ज्ञात किया जाए तो ये कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज मैक्सिमम, दैट इज अराउंड 40,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। और जो अब हम क्योंकि गति की बात कर रहे हैं, पहले हम ये जान लें कि पृथ्वी के भिन्न भागों में गति की दर क्या है। व्हाट इज द रेट ऑफ रोटेशन एट द डिफरेंट पार्ट्स ओवर द अर्थ। तो लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज मैक्सिमम, दैट इज 40,000 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। और जो भूमध्य रेखा है उसमें सर्वाधिक जो लंबाई है, भूमध्य रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। हमने ये माना कि भाई पृथ्वी है, पहले हमने जाना था कि ये एक स्फेरॉइड है, एक भू आभ है, इसका मतलब होता है कि बल्ज एट द इक्वेटर एंड फ्लैटनिंग एट द पोल्स, जिससे अभिप्राय था कि इसमें उभार भूमध्य रेखा की ओर, विषुवत रेखा की ओर है, और कुछ चपटापन दोनों ध्रुवों के ओर है, जो कि नारंगी नुमा, संतरे नुमा इसकी आकृति है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भूमध्य रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, जो कि लगभग 40,000 किलोमीटर है। मैक्सिमम रोटेशन रेट इज फाउंड हियर, और यहीं पर सर्वाधिक जो घूर्णन की गति है, जो दर है, वो है 1700 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस रेट ऑफ rotation is maximum at the equator, which is calculated to be around 1700 kilometers per hour। और जो पृथ्वी इस गोलार्ध पर 60 डिग्री अक्षांश के विषय में बात करें तो उसकी लंबाई इसकी लगभग आधी है भूमध्य रेखा की, मतलब 20,000 किलोमीटर है लगभग। So the length of 60 degree latitude over the earth is just the half that of the equator, that is approximately 20,000 kilometers। इसीलिए therefore velocity is 850 kilometers per hour। और इस 60 डिग्री
के अक्षांश पर जो पृथ्वी की घूर्णन गति का आकलन किया गया है वह 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। द लेंथ एंड रोटेशन एट द पोल्स इज 0। और दोनों ध्रुव जो हैं, क्योंकि केवल एक बिंदु मात्र हैं वो, तो वहां पर जो लंबाई, बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती है, तो बिंदु की कोई लंबाई भी नहीं है, और यहाँ पर घूर्णन की गति जो है शून्य आंकी गई है, उसका निरीक्षण किया गया। अभी जो हमने ये बात कही कि पृथ्वी के झुकाव के संदर्भ में, कि उसका अक्ष तल से और कक्षा तल से, तो इस स्लाइड में सबसे ऊपर यही दे रखा है, ऑर्बिट है कक्षा तल, वह पथ जिस पे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। ऑर्बिट इज द पाथ ऑन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। And the NP and SP in the diagram depict the North Pole and the South Pole। और NP से उत्तरी ध्रुव, SP से दक्षिणी ध्रुव दे रखा है कि किस तरह से उसका झुकाव की स्थिति कर रखी है। और यदि इस NP से जो आकलन किया जाए पृथ्वी के झुकाव का, तो वो 23.5 डिग्री का एंगल आ रहा है, जो कि इस चित्र में स्पष्टतः दिखाई दे रहा है। और यहाँ कक्षा तल से जो आकलन किया गया है, तो पृथ्वी का जो झुकाव है अक्ष का, वो है 66.5 डिग्री का। ये थे सारे तथ्य, वास्तविकताएं जो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित थी, उसकी दैनिक गति से थी। वी हैड लर्नड अबाउट द वेरियस फैक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू द डायरनल और द डेली मूवमेंट ऑफ द अर्थ, दैट इज रोटेशन। अब व्हाट आर द प्रूफ्स ऑफ रोटेशन? तो कुछ विद्वानों ने कुछ प्रमाण देने का प्रयास किया कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है। तो इसके जो प्रूफ हैं, इसके जो एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं, तो वो 3 देखे जा सकते हैं। पहला वाला है फौकाल्ट महोदय का जो एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट वन इज फौकाल्ट्स एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया था, ये एम लियोन फौकाल्ट, ही वॉज बेसिकली अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। तो ये भौतिकी विज्ञान वैज्ञानिक थे, फ्रेंच थे, और एम लियोन फौकाल्ट इनका पूरा नाम था। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो था 1851 में, और इन्होंने रोटेशन ऑफ द अर्थ, ही जस्ट ट्राइड टू एक्सप्लेन अबाउट द रोटेशन, ट्राइड टू गिव द प्रूफ दैट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन 1815 सो 51। सो व्हाट डिड ही डू? इन फैक्ट उन्होंने क्या किया, ही सस्पेंडेड 60 मीटर्स लॉन्ग हैवी आयरन वायर विद अ बॉल फ्रॉम द पैंथियन डोम ऑफ पेरिस। उन्होंने पेरिस का जो पैंथियम जो डोम था, एक बड़ी मीनार थी, वहाँ से उन्होंने एक लोहे का तार, भारी सा लोहे का तार जो कि 60 मीटर लंबा था, उसके नीचे एक लोहे की बॉल थी, और बॉल के निचले सिरे में एक कील जैसी सुई नुमा चीज लगा रखी थी, और फिर उन्होंने उसको ऑसिलेट किया, उसको जैसे कि पेंडुलम घूमता है घड़ी का, उस तरह से उन्होंने उसको हिला दिया। तो now what did he do? From this tomb he just hanged the wire with the ball, and a pin was fastened at the bottom of the iron ball and it was made to oscillate। और फिर उसको दोलन किया, उसका आगे पीछे की ओर दोलन किया। After 24 hours it was observed that the swinging pin made a number of lines on the surface, तो ऑन द सरफेस दैट वाज क्रैश्ड बाय इट, दस प्रूविंग रोटेशन। अब उन्होंने जब इसका दोलन किया, इस पेंडुलम नुमा तार का, और उस बॉल के नीचे एक सुई थी जो लगातार घिसाव कर रही थी धरातल की सतह पर, तो 24 घंटे बाद जब इसका अवलोकन किया गया, तो कायदे से जब इस पेंडुलम नुमा तार का दोलन किया गया आगे पीछे दिशा में, तो एक ही जगह पर रेखा बननी चाहिए थी, लेकिन इन 24 घंटों में पाया गया कि उस दोलन करते हुए तार ने कई सारी धारियां सतह पर बना दी थी। तो ये स्पष्ट होता है, ऐसा तो था नहीं कि ये पेंडुलम को आकर किसी ने छेड़ा हो, तो निश्चित रूप से जो पृथ्वी घूर्णन कर रही थी
उसके परिणाम से इस पेंडुलम दोलन करते हुए पेंडुलम की दशा में परिवर्तन आता गया और कई सारी जो खरोंचें थी सतह पर वो हुई। अब ये इसमें चित्र में स्पष्ट हम देख सकते हैं, ये लाइंस जो हैं, ये डॉटेड लाइंस तो पेंडुलम की हिलती हुई स्थिति को बता रहा है और गहरी लाइन जो सतत रेखा है वो पेंडुलम को बता रही है। अब देखते हैं कि दूसरा वाला क्या प्रयास हुआ पृथ्वी के घूर्णन को समझाने के संदर्भ में। ये न्यूटन महोदय ने किया था। द सेकेंड वन इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द फॉलिंग बॉडी। न्यूटन महोदय ने ये बताया कि एक बहुत ऊंची मीनार से उन्होंने गेंद को गिराया, बिल्कुल लंबवत स्थिति में करते हुए गिराया, तो कायदे से जो बॉल गिरी थी तो उसे सीधा धरातल की सतह पर स्पर्श करना चाहिए था। लेकिन पाया ये गया कि जिस बिंदु से बॉल फेंकी गई थी लंबवत, वो लंबवत न गिर के उसका जो गिरना हुआ थोड़ा सा पूर्व दिशा की ओर। और हम ये जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, तो वो पूर्व की तरफ गिरी बॉल। So Newton tried this experiment in 1679। उनके द्वारा ये जो परीक्षण किया गया था वह 1679 में किया गया था। तो he threw a ball from very high tower. The ball should have touched the ground vertically, but it struck slightly towards east. Why? Because the earth is rotating from west to east. So this was the slight eastward movement striking of the ball that was thrown from the हाई टावर, जो ऊंचे मीनार से गिरा गया था। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूर्णन करते हुए पृथ्वी के कारण से थोड़ा सा उसका पूर्ववर्ती गिरना संभव हुआ। कैनन बॉल एक्सपेरिमेंट, और तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट बताया गया है। तो किसी भी कैनन, किसी अगर बुलेट्स, किसी गन से कोई बॉल फेंकी जाए तो उसके टारगेट बिंदु से वो थोड़ी सी वेस्टवर्ड की तरफ चली जाती है, पश्चिमवर्ती हो जाती है। तो ये भी एक प्रयास किया गया, ये पाया गया तथ्य, जिससे वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। द कैनन बॉल शॉट फ्रॉम द गन टारगेट्स स्लाइटली वेस्टवर्ड। अब ये हमने जाना कि कुछ प्रमाण जुटाए गए थे पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में, जिनमें 3 मुख्य प्रमाण जो थे, न्यूटन महोदय, फौकाल्ट महोदय और ये जो कैनन, जो गन से निकली हुई कैनन बॉल होती है उसके विषय में। अब बात करते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन। हमने ये तो जाना कि भाई पृथ्वी घूर्णन कर रही है, अब उसके प्रभाव क्या हैं। निश्चित रूप से घूर्णन कर रही है तो कुछ ना कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे, और ये स्पष्टतः ये 10 बिंदुओं में इस स्लाइड में हमने इस उन बिंदुओं को समेटा है, उनका संकलन किया है, जो कि इस का घूर्णन का प्रतिफल है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट। अब ये इस डायग्राम में यदि आप देखेंगे तो सूर्य है और फिर पृथ्वी घूर्णन करती हुई है, और स्वाभाविक है कि जो हिस्सा सूर्य के सम्मुख है वो दिन को बता रहा है, और जो हिस्सा सूर्य से विमुख है वो अंधकार में है। तो उजाले वाला हिस्सा दिन और अंधकार वाला हिस्सा रात्रि को दर्शाता है। So in this direction you can very well see that the rays of the sun are falling over the earth, and the part that faces the sun is enlightened. This means it is experiencing the daytime, whereas the dark portion is experiencing the night time. और वह रेखा जो अंधकार और उजाले के मध्य में जो काल्पनिक रेखा दिखाई पड़ रही है उसको बोलते हैं प्रकाश रेखा। सो दिस इज नोन प्रकाश वृत्त, तो इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। that suggests, this line suggests that half part of the earth is experiencing light, that is the daytime, whereas the portion that is dark exhibits the night time over the earth. Second point, concept of time.
अब दूसरा बिंदु है कि समय का जो विचार है, ये जो अवधारणा है, संकल्पना है, तो ये भी तो एक प्रतिफल है पृथ्वी के घूर्णन का। ये हमें पता है कि पृथ्वी जो है 360 डिग्री एक गोला है और ये 24 घंटे में घूर्णन करती है। तो इस समय क्या है कि जो काल है, जो समय है, उसका बोध क्यों होता है कि सुबह हुई, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर मध्य रात्रि हो गई, फिर सुबह हो गई। तो ये जो घूर्णन करती हुई गति है, उसी के प्रतिफल में सूर्य के प्रकाश की मात्रा के आधार पर ये काल अवधि का भी बोध होता है। The various phases of the day, that is that of the 24 hours, like morning, noon time, evening time, and the midnight, all is representing the amount of light received by the sun. And we have already said that half portion that is facing the sun experiences the day and the dark portion experiences the night. So all these phases, that is morning, noon, evening and midnight, they are experienced only because of the rotation of the earth. So this is one of the consequence. ये एक परिणाम है। फिर तीसरा वाला है डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड ओशन करेंट्स। और ये क्या है, जो धरातल पर चलने वाली पवनें हैं और जो जलधाराएं हैं सागरीय भाग में, तो इनका एक झुकाव देखने को मिलता है, जिसमें फेरिल महोदय थे सर्वप्रथम इसे ज्ञात करने वाले, कि उन्होंने ये पाया कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें सागर तट में चलने वाली जलधाराएं या चलने वाली पवनों का दाहिने हाथ की तरफ थोड़ा झुकाव हो जाता है, और जबकि इन्हीं पवनों और जलधाराओं का दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा बाएं हाथ की तरफ झुकाव देखने को मिलता है। यदि मानचित्र में आप पवनों की दिशाओं के बारे में देखें या जलधाराओं के प्रवाह की दिशा का अवलोकन करें तो आप ये पाएंगे। Farrell was the scientist Farrell, he was first to observe that the winds as well as the ocean currents, they get deflected towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. This can be very well visualized if you see the map depicting the wind direction as well as the ocean currents. चौथा बिंदु, स्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ। जैसे कि हम जानते हैं, जो कुम्हार के जो चाक होता है उस पर पड़ी हुई मिट्टी को जब वो ढेले को डाल करके उसको तेजी से एक दिशा में घुमा देता है, तो वो पड़ा हुआ ढेला जो है वो एकदम गोलाकार न रह करके उसके मध्य भाग में थोड़ा सा उभार और ऊपरी और निचले सिरे पर थोड़ा चपटापन देखने को मिलता है, जिस आकृति को स्फेरॉइड यानी कि भूआब कह रहे हैं, गोलाब कह रहे हैं। तो ये गोलाब आकृति जो पृथ्वी की है वो परिणाम पृथ्वी के घूर्णन का है। सो स्फेरॉइड शेप ऑफ द अर्थ, इफ वी सी द पॉटर्स व्हील व्हेन ही प्लेसेस द लंप ऑफ द वेट क्ले ऑन द व्हील एंड मेक it rotate, then we'll see when it is rotating, we'll see that round lump turns somewhat spheroid in shape, that is having a bulge at the central part and somewhat flattening at the two edges. So this is one of the effects that of rotation on earth, that only because of rotation spheroid shape is gained by earth. Then initially, because in the earlier hypothesis we have learned that the origin of the earth took place from the part of the sun that cooled down, and while first primarily it was in gaseous state, which finally turned to the some liquid and semi-liquid and then finally to the solid state. So while it was turning to the solid state, it gained the shape of a spheroid. हमने ये पूर्व के जो संकल्पनाएं थी उनमें ज्ञात किया था कि सूर्य से या बहुत गैसीय वाले किसी तथ्य से उसके पहले वो तरल अवस्था में पहुंचा और अंततः वो ठोस अवस्था में पहुंचा, जिसके प्रतिफल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। तो जब वो तरल अवस्था में था और क्योंकि घूर्णन शुरू हो गया था इसमें, और यही कारण है
कि पृथ्वी का वास्तविक जो भू आभ आकृति है वो इसके घूर्णन का प्रतिफल है, उसका रिजल्ट है। नेक्स्ट वन, बेसिस ऑफ द डायरेक्शन। अब ये जो है, हम इससे डायरेक्शन का भी हमें पता पड़ता है, क्योंकि हमने ये कहा कि पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की तरफ है, मतलब उसके घूर्णन के आधार पर हमने एक दिशा को पश्चिम माना और एक को पूर्व माना। जब हम पूर्व और पश्चिम दिशा का बोध कर लेते हैं तो हमें स्वतः उत्तर और दक्षिण दिशा, जो शेष जो दिशाएं हैं, उनका बोध हो जाता है। पूर्व की तरफ हम सीधा हाथ करके खड़े हो जाएं, हमारा बायां हाथ लेफ्ट की तरफ, हम जिस तरफ मुख किए हुए हैं वो उत्तर दिशा, और हमारी पीठ दक्षिण दिशा को इंगित करती है, उसे दर्शाती है। So the direction, the movement, not direction, the movement of the earth suggests the various direction, as it is said that anti-clockwise movement of the earth, the where the movement begins is the west direction, and the towards which it is rotating is the east direction. So when we come to know about east and west, eventually we come to know about north and south directions as well. So it is the rotation of the earth that suggests, that gives an idea about the various direction. तो घूर्णन ही जो भिन्न दिशाओं का बोध कराता है। 6 पॉइंट, apparent movement of heavenly bodies. अब क्या है कि we find that the sun, moon, they are rising in the east and they are setting in the west. So this is just similar to as to the moving train. When we are sitting in the train and the train is moving in one direction, all the objects on the ground, they appear to move in the opposite direction. They are found to be running in the opposite direction. So the movement, the appearance of the, or the, you can say, rising and setting of the sun and the moon in the east, and rising in the east and setting in the west, they suggest the movement of the heavenly bodies. So these movement of heavenly bodies is experienced only because of the rotation of the earth. तो पृथ्वी के घूर्णन के प्रतिफल में सूर्य और चंद्रमा का पूर्व में उदित होना, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ ये घूम रही है, तो पूर्व में जैसे जो चीज सामने आती है तो हम ये कहते हैं सूर्य का उदय या चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा से हुआ है। ये बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे हम बैठी हुई ट्रेन, जब हम ट्रेन चल रही है उसमें बैठे सफर कर रहे होते हैं, तो आगे की दिशा में जब ट्रेन जा रही होती है तो पीछे की तरफ दौड़ते हुए सारे के सारे धरातलीय लक्षण हमें प्रतीत होते हैं, पेड़ इत्यादि। So it is just similar to that. Then next one is the regular interval of tides. अब हमें पता है कि ज्वारों की उत्पत्ति पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होती है। अब क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है, चंद्रमा भी घूम रहा है, और चंद्रमा के गुरुत्व से जो सागरीय भाग है उसमें उभार होते हैं, उनमें ज्वार और भाटे की उत्पत्ति होती है। और ये जो ज्वार भाटा है ये बिल्कुल सतत अंतराल पर, बिल्कुल रेगुलर एक इंटरवल पर हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ द स्पिनिंग अर्थ. So at the regular interval, the tides occur on the ocean or the water bodies of the earth, which is finally because of the which is the consequence of the rotation of the earth, because the tides, they occur under the impact of moon's gravity, and even the spinning earth and even the spinning moon. So because of this, only at the regular interval the tides are experienced over the sea water bodies. Then next point, determination of longitudes. अब ये जो देशांतर का भी बोध हमें पृथ्वी के घूर्णन से हुआ, क्योंकि जो लॉन्जिट्यूड्स हैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम, यू कैन से कि द कैलकुलेशन ऑफ द टाइम, जो समय का आकलन है वो कैसे किया जाए। तो पृथ्वी एक गोलाब है, एक गोले में 360 डिग्री होती हैं, और ये भी हमें स्पष्ट हुआ है कि पृथ्वी का घूर्णन लगभग 24 घंटे में पूर्ण होता है। और क्योंकि एक गोले में 360 डिग्री और 24 घंटे में घूर्णन पूर्ण, तो यदि इसका आकलन किया जाए तो दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट की अवधि होती है।
तो ये हमें समय का जो आकलन है, साथ साथ में लॉन्जिट्यूड्स का जो देशांतर है उनका भी बोध होता है पृथ्वी के घूर्णन से। तो ये कुछ कैलकुलेशंस किए गए हैं जिससे कि हम समय और पृथ्वी के जो कोण है कुल मिलाकर के उसके हिसाब से हम देशांतरों के विषय में जान पाए। डिटर्मिनेशन ऑफ द लॉन्जिट्यूड्स, द स्फेरिकल अर्थ bears 360 degrees any circle, not only the sphere, any circle, and we know that the earth completes one full rotation in 24 hours. That is, the earth takes 4 minutes to rotate through each and every longitude out of these 360 degrees. So the determination, not only that of the time, the local time, the standard time, but also the longitudes are the result, the marking of the longitudes, the existence of the longitudes are also reflected because of the rotation of the earth. Then the next point, earth's magnetism, और जो चुंबकत्व है पृथ्वी का उसके विषय में भी हमें पता है कि यदि हम कोई भी उपकरण जो कि चुंबकीय उत्तर दिशा दिखाता है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो उसकी सुई जो होती है चुंबकीय सुई, वो अपने आप ही स्वतंत्र रूप से उत्तर दिशा की ओर इंगित हो जाती है। तो साइंटिस्ट का ये मानना है, जो तो वैज्ञानिक का मानना है कि उत्तर दिशा की ओर एक चुंबकत्व की शक्ति है, एक आकर्षण है, जिसका ये चुंबकत्व वहाँ पर विकसित होने का कारण वैज्ञानिक ये मानते हैं कि घूर्णन उसका मूल कारण है। So many of the scientists, they believe that this magnetism towards the North Pole has come into existence only due to rotation. So whenever any equipment having the magnetic needle is set free, the magnetic north of the needle, it points towards the North Pole only. So this is the explanation made by the scientists that this magnetism towards North Pole is created ड्यू टू रोटेशन। तो वैज्ञानिकों का मत ये है, कठोर मत है कि ये घूर्णन के प्रतिफल में उत्तरी ध्रुव के सहारे चुंबकत्व की स्थिति उत्पन्न हुई है जो कि चुंबकीय सुई को आकर्षित करती है। देन द लास्ट पॉइंट, डिफरेंस इन वेट एट इक्वेटर एंड द पोल्स। और ये जो भार का जो अनुमान है, भार का जो अनुभव जो भूमध्य रेखा और ध्रुव पर यदि किया जाए तो ध्रुव जो भूमध्य रेखा है वो उत्तरी ध्रुव से काफ़ी दूरी पर है। यही कारण है कि जो चुंबकत्व की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा पर कम होती है और वो स्थिति उत्तरी ध्रुव की तरफ अधिक होती है। तो यही बात है कि जब हम भूमध्य रेखा के सहारे किसी भी चीज का भार ढो रहे होते हैं तो वो अपेक्षाकृत हमें कम अनुभव होता है यदि वही चीज का भार ध्रुव के नजदीक ले जा करके ढोया जाए तो हमें भार का अनुभव ज्यादा होगा, जो कि मूल कारण जिसका मूल कारण पृथ्वी का घूर्णन है। सो the line of equator is far off from the pole, therefore the weight is experienced far lesser because there is a great distance between the pole and the equator. So this weight is experienced more at the line of equator than what is at the or near the poles.